ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सेस्मिक प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सेस्मिक प्लानिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू एनी रीजन। अब ये जो ड्यू टू एनी रीजन है वो आगे पढ़ेंगे। विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज इनॉर्मस, मतलब बहुत ज्यादा होती है। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है जो भुज में हुआ था 2001 में इंडिया में, ये सबसे ज्यादा पावरफुल जो बोलते हैं ना, वो अर्थक्वेक था जो भुज में आया था। भुज का है, गुजरात में एक प्लेस है। ठीक है, इट वाज अबाउट 400 टाइम्स मोर द एनर्जी रिलीज बाय 1945 एटम बम ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा और नागासाकी वाला वो तुमने इंसिडेंट सुना होगा। उससे एटम बम जो गिरा था उससे जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी ना, उससे भी 400 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, अब सीस्म, जो सीस्म होता है उसका मतलब होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में सब जानते हो, भूकंप जो होता है। ठीक है, एंड सीस्मोलॉजी और द अर्थक्वेक एनर्जी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द अर्थ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अब डिफरेंट चीज पढ़ेंगे इसमें। अब वो है क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत फेमस सा कोट लिखा है, अर्थक्वेक डू नॉट किल पीपल बट इट इज द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय देम दैट डू सो। मतलब कि अर्थक्वेक डायरेक्टली किसी इंसान को खत्म नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को किल करता है जो स्ट्रक्चर हम ह्यूमन ने बनाया। अब वो स्ट्रक्चर हमें किल कर देते हैं। तो जब वो फॉल डाउन वगैरह होते हैं, किसी के ऊपर गिरते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी वजह से ह्यूमंस की डेथ होती है। डायरेक्टली अर्थक्वेक ह्यूमन को डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी खाली स्पेस हो वहां जाके खड़े हो जाओ इन केस यदि अर्थक्वेक आए तो इस बार तो दिल्ली में कोरोना टाइम में मतलब कितनी टाइम आया होगा अर्थक्वेक। So thus it is very necessary to make the structure earthquake resistant. So the study of earthquake engineering is important for civil engineering to equip them with the basic knowledge of the earthquake. ठीक है, इतनी ज्यादा स्टडी और इतनी ज्यादा नॉलेज अभी भी हम लोगों के पास नहीं है कि हम एक किसी भी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक से बचा लें। अभी तक भी ये सिनेरियो है। ठीक है, मतलब कोशिश करते हैं बचाने की, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा वो हम प्री डिसाइड नहीं कर सकते। और ऐसा हो कि मान के चलो हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम 10 है, तो हम हर स्ट्रक्चर को भी उस 10 मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अर्थक्वेक के लिए पता है मेन चीज क्या होती है अर्थक्वेक में, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, उस जो भी बॉडी है ना उसका मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। अब मूवमेंट किससे रिलेट होता है, वो होता है डक्टिलिटी। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है ना वो डक्टाइल अच्छा होना चाहिए। तुमने सुना होगा कि बुर्ज खलीफा जो होती है ना उसकी जो शेकिंग है ना वो ऑलमोस्ट मतलब काफी ज्यादा है। तो मतलब कि वो एक डक्टाइल डिजाइन की गई है जिसकी हेल्प से अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस भी मतलब माना जाता है कि वो बियर अप कर जाएगी बड़ी आसानी से। तो जितनी ज्यादा डक्टाइल डिजाइन करेंगे हम किसी भी स्ट्रक्चर की, उतना ही वो हमें हेल्प करेगा उसके अगेंस्ट रजिस्ट करने में, इसके अर्थक्वेक के। ठीक है, अब अर्थक्वेक के रीजन क्या होते हैं। अब एक तो नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से हम पूरी अर्थ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। और नेचुरल जो होता है उससे हम मतलब चांसेस है कि अर्थ को डिस्टर्ब कर सकें। जैसे सबसे पहले होता है वॉल्केनिक फोर्स। जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनके कारण से अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टेक्टोनिक कॉजेज। ये सब तो तुम्हें पता होगा, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ उनका। तो बस टेक्टोनिक क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे। अब उनका जो मूवमेंट होता है, उनके मूवमेंट के कारण चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के आने के। ठीक है, और यहाँ लिख रहा है ना मोर देन 90% ऑफ द टोटल, मतलब जितने भी टोटल अभी तक अर्थक्वेक आए ना उनमें से 90% से ज्यादा का जो रीजन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से है, मतलब टेक्टोनिक कॉज है। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो मतलब हम लोग ही बनाते हैं अपने लिए। अब उनके रीजन क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट
एंड एक्सप्लोजन, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन हुआ, माइनिंग के लिए हम ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, कोई मैसिव लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, लार्ज एंड डीप एक्सकेवेशन, बहुत नीचे तक जब एक्सकेवेट आउट करते हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह बनाते हैं बड़ी बड़ी, उन सब की वजह से। अब बेसिकली अर्थक्वेक है क्या है, वाइब्रेशन होती है अर्थ के अंदर। अब वो वाइब्रेशन आर्टिफिशियली हम जिन तरीके से दे सके उनसे अर्थक्वेक आने के चांसेस हो गए। अब यहाँ किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो कि रिलेट करती है अर्थक्वेक से। मतलब यही बेसिकली 3 या 4 टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसे ही है। सबसे पहले हाइपोसेंटर क्या होता है? द पॉइंट इनसाइड द अर्थ, मतलब कि जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। हाइपोसेंटर को फोकस भी बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और इसके जो वर्टिकली ऊपर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, जो कि अर्थ की सरफेस पे होता है। दोनों समझ में आए? इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में। एपी होता है अर्थ की सरफेस पे, और हाइपो हाइपो या फोकस वो जहां से ओरिजिनेट होता है। फोकल लेंथ क्या होती है? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। एपी सेंट्रल डिस्टेंस क्या होती है? इसके और जिस भी बॉडी तक हमें वो स्टडी करना है, मतलब ये मान के चलो ये कोई भी बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग तक हमें स्टडी करनी है इसका इफेक्ट, तो इस पॉइंट से लेके और उस बिल्डिंग तक के डिस्टेंस को बोलते हैं एपी सेंट्रल डिस्टेंस। फोर शॉक और आफ्टर शॉक क्या होता है? अब इसको देखो, देखो बेसिकली जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या होता है? एक सीरीज ऑफ वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अब हर सीरीज ऑफ वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसको थोड़ा बना के बता देता हूँ। ये कर्व वगैरह तो तुमने पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक सीरीज ऑफ वाइब्रेशन आएंगे, ठीक है। अब मान के चलो एम्पलीट्यूड होता है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड। मान के चलो ये जो है मेन शॉक है, मतलब जब भी हम मैग्नीट्यूड देते हैं ना कि इस बार इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जैसे 6.9 का आया, 7 का आया या 8 का आया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको देते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जितने भी हुए वाइब्रेशन उनको बोलते हैं फोर शॉक, और इसके बाद जितने भी वाइब्रेशन हुए उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक। आया समझ या नहीं आया? इन टर्मिनोलॉजी में किसी को डिफरेंस, मतलब कोई एक बार फिर से समझो। देखो, जब भी कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो एक सीरीज ऑफ वाइब्रेशन होंगी, ठीक है। अब ये जितनी भी सीरीज ऑफ वाइब्रेशन होंगी इसमें से एक को बोलते हैं मेन शॉक, जिसका हम डेटा देते हैं। मतलब तुमने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, जैसे मान के चलो 7, ठीक है। तो ये इसका जो वो होता है, इससे पहले वाले जितने भी शॉक होते हैं उनको बोलते हैं 4, और इसके बाद वाले जितने होते हैं उनको बोलते हैं आफ्टर। ठीक है। अब अर्थक्वेक को 2 बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। अर्थक्वेक साइज इज मेजर ऑफ, मतलब अर्थक्वेक कितना भारी है, मतलब कितना हुआ है, उसे मेन शॉक कहते हैं। हाँ कृष्णा, उसी को मेन शॉक कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक का जो मेजर है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव, मतलब
मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेट होता है ऑफ द अर्थक्वेक साइज, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थक्वेक के होने से ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे रिलीज हुई, उसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो रिचर स्केल पे मेजर होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं सीस्मोग्राफ, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस सीस्मोग्राफ ऑफ लार्जर अर्थक्वेक have bigger wave amplitude than those of smaller earthquake. मतलब कि इसका मतलब बताता हूँ, तो मतलब ये है कि जैसे मान के चलो दो अर्थक्वेक को तुमने कंपेयर किया, ठीक है, ये उसका फोकस है, यहाँ कहीं तुम देख रहे हो, ये एक अर्थक्वेक है मान के चलो 7 रिचर स्केल का है, दूसरा अर्थक्वेक मान के चलो ये है जिसका फोकस ये है और ये 5 रिचर स्केल का है, और सेम इतनी ही डिस्टेंस पे से मेजर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे। तो सेम डिस्टेंस पे जो एम्पलीट्यूड आएगा जो हायर रिचर स्केल का वो होगा, तो उसका जो सेम डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो ज़्यादा होगा 5, जैसे ये मान के चलो ये 5 वाले के लिए है, ये तो 5 वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा 7 वाले से सेम डिस्टेंस पे, तो ये तो बट ऑब्वियस सा रीजन है, ठीक है। आया ये चीज समझ में या नहीं आया? और for a given earthquake, seismograph at farther distance have smaller wave amplitude than those at closer distance. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ से जो नियर बाई डिस्टेंस होगा उस पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ना क्या चीज़ समझ नहीं आई है? देखो इसमें दो चीज़ बताई तुम्हें। सबसे पहली चीज़ बताई कि दो अर्थक्वेक है डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, ठीक है। एक का मान लो 5 है मैग्नीट्यूड, ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, और एक का 7 है, ठीक है। अब एक ही डिस्टेंस पे मान के चलो यहाँ फोकस था, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। मान के चलो दिल्ली में दो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए, एक का मैग्नीट्यूड था 5, एक का 7, मतलब अलग अलग आएंगे ऑब्वियस चीज है। मान के चलो ये मंडे को आया, ये ट्यूसडे को आया, ठीक है। अब मान के चलो गाजियाबाद में अब जब हमने इसका एम्पलीट्यूड देखा, तो जब 5 मैग्नीट्यूड का मतलब ओरिजिनेट दिल्ली से हुआ है इसका, और गाजियाबाद में, और इसको भी गाजियाबाद में ही मेजर करेंगे, तो तुम खुद ही बता दो कि किस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ये तो था पहला पॉइंट। कृष्णा, मंडे वाले में क्यों ज्यादा होगा भाई? उसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका ही तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। हाँ, 7 की इसका है वही होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, मान के चलो ये जो ट्यूसडे वाला था 7 वाला, ये एक तो हमने स्टडी किया गाजियाबाद में, ठीक है, और एक हमने स्टडी किया देहरादून में। ये तो तुम्हें पता है देहरादून दिल्ली से दूर है एज कम्पेयर टू गाजियाबाद, ठीक है। तो देहरादून में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका या गाजियाबाद में? हाँ सही है, गाजियाबाद में। बस यही थे दोनों पॉइंट। आगे आप समझ। देखो जो मशीन मीजर के लिए यूज होती है ये चीज और याद रखना, उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ, और जो यूनिट होती है उसकी
मतलब जिसमें वो मीजर होता है उसको बोलते हैं रिचर स्केल। ठीक है, अब ये चीज और इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिचर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी डिफाइंड एज लॉगरिथम बेस 10 ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ गया, ऑफ अ ग्राउंड मोशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द फॉर एवरी 1 यूनिट। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है ना वो 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। अब ये समझो इसका क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो ये इसने बोला जो रिचर स्केल पे हम मेजर करते हैं ना वो लॉग की फॉर्म में यूज करते हैं, लॉग में मेजर करते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये मान के चलो 5 का आया एक बार 6 का आया, तो तुमसे पूछे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पहले तो ये बताओ। छह वाला सही है। अब 6 वाला तुमसे पूछे कि 5 वाले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो 'चंदन यही तो गलती है, एक ज्यादा ही तो नहीं है वो, क्योंकि ये लॉग स्केल पे है। देखो अब यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10⁵, यस और नो। और यहाँ से m1 की वैल्यू निकालोगे तो m1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10⁶। ठीक है, अब करो m1 डिवाइडेड बाई m, ये कितना निकल के आएगा, 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁵। हाँ 10 टाइम्स एग्जैक्टली, यही समझाना था, वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब बताओ 5 और 7 है तो 7 वाला कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है 5 वाले से। वाह बिट्टू, इतने में भी यही समझ में आया तुझे। पुनीत, और कोई जिसको डाउट हो, 20 किसी का होगा आंसर। पुनीत आया, समझ लो बिट्टू को तो आ गया। पुनीत ठीक है, अब ये आ गया ना। अब ये वैल्यूज हैं, जैसे 8 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ग्रेट होता है, मेजर होता है 7 to 7.9, स्ट्रॉन्ग होता है 6 to 6.9। तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद 6.9 का आया था बुझ में जो आएगा। ठीक है, मॉडरेट 5 to 5.9, लाइट 4 to 4.9, माइनर 3 to 3.9, वेरी माइनर लेस देन 3। मतलब ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज किस पे मेजर की होंगी हमने, बोलो बेटा, ये वैल्यूज किस पे मेजर की होंगी। हाँ एग्जैक्टली, और किसकी हेल्प से की होंगी, बढ़िया, यही चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ। और मेजर किस में की होंगी, रिचर स्केल। ठीक है, मैग्नीट्यूड में किसी को कोई डाउट हो। अब आओ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, एक क्वालिटेटिव मेजर है, इट इज अ वे ऑफ मेजरिंग और रेटिंग द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक एट डिफरेंट साइट्स। अब बेसिकली इंटेंसिटी क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे दिल्ली में अर्थक्वेक आया, मान के चलो, मतलब दिल्ली में टेक्टोनिक प्लेट थी कोई, उसका मूवमेंट हुआ, फोकस दिल्ली में था उस अर्थक्वेक का। ठीक है, अब वो उस अर्थक्वेक के कारण जो दिल्ली में डैमेज हुआ या जो बिहार में डैमेज हुआ, कहाँ डैमेज ज्यादा होगा, क्यों होगा दिल्ली में ज्यादा, नियर है, मतलब उसकी वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, दिल्ली में। पटना में होगा, कम होगा, होगा
ठीक है बेटा। इंटेंसिटी अभी रोको, इंटेंसिटी तुम्हें समझ नहीं आया क्या होता है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग या फाइनेंशियल, वो कहाँ ज्यादा होगा, दिल्ली में, पटना में? मतलब जैसे बोलते हैं एक तरीके से तबाही दिल्ली में होगी ज्यादा, ठीक है। अब इसी को बोलते इंटेंसिटी, मतलब जहां जितनी ज्यादा तबाही उतना ज्यादा इंटेंस था वहां। अब पढ़ो इसको, इंटेंसिटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब कि उसकी क्वालिटी को बताता है। अब क्वालिटी कैसे बताएगा कि तुमसे कोई पूछे दिल्ली में उसका एपिसेंटर था या फोकस था, और बताओ दिल्ली में मतलब ज्यादा बिगाड़ेगा वो, डिस्ट्रक्शन करेगा, भाई अर्थक्वेक की क्वालिटी क्या है, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा दिल्ली में होगा, पटना में होगा, या राजस्थान में होगा, या कहाँ होगा, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है, क्वालिटी का मेजर है। और मैग्नीट्यूड क्या है, क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ कुछ वैल्यू निकल के आएगा। इंटेंसिटी को तुम किसी वैल्यू में नहीं मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक में नहीं दे सकते हो। जैसे तुमसे कोई पूछे भाई आज दिल्ली में अर्थक्वेक आया तो कितने मैग्नीट्यूड का आया, तो तुम बता दोगे, कोई ना कोई डेटा तुम्हें रिचर स्केल से मिल जाएगा कि सर इतने मैग्नीट्यूड का है। तुमसे पूछे बताना इंटेंसिटी कितनी थी उसकी, तो तुम इंटेंसिटी नहीं बता सकते हो। वो जब तुमसे कहेगा ना कि इंटेंसिटी इन दिल्ली कितनी थी, तब तुम एक रफ आइडिया दोगे कि हाँ इतना कॉस्ट का हमें लॉस हुआ, इतनी लाइफ का लॉस हुआ, इतना ये लॉस हुआ, इतना ये लॉस हुआ। उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इज इट ओके और नॉट, मतलब आया समझ या नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड? जी अभी भी 90% जनता को ब्लैंक है कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। ट्रूथ है ये। हाँ देते हैं। अब ये बेसिकली इंटेंसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे, ऑब्वियस सी चीज है, बट ऑब्वियस चीज है। जैसे मान के चलो 7 मैग्नीट्यूड है, तो जितना नियरर प्लेस होगा उससे उसमें ज्यादा डैमेज होगा। मान के चलो हम डिस्टेंस को सेम रखते हैं, जैसे दिल्ली में ही देखते हैं, दिल्ली में ही स्टडी कर रहे हैं, एक दिन आया 7 का, एक दिन आया 10 का, तो किस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी? जिस दिन 10 का आएगा उस दिन भाई ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाएगा वो। तो वही चीज है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम हाइपोसेंटर एपिसेंटर, ये अब तुम सब समझ गए हो, मतलब तुमने बेसिक पकड़ लिया है उसका। अब तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फैक्टर क्या है, अब तुम खुद ही बताओगे। इनको छोड़ दूं, बताना यार कोई हो जो तुम्हें लगता हो बताना है तो वो मैं बता दूंगा, बाकी छोड़ देते हैं। देख लो एक बार, कोई तुम्हें लगता हो बताना है वो मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग किसी ने पूछा है। द ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर असेसिंग डैमेज suffered and life loss. If the shaking duration is more, obviously the damage is more. अब इसको थोड़ा समझ, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा डर हमें लगता है डायनेमिक से। उसका रीजन क्या है कि हम डायनेमिक को कभी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्टैटिक में तो हम बता देंगे कि फोर्स ये था या ये था। अब ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग का मतलब क्या है कि मान के चलो दो जगह 7 मैग्नीट्यूड के ही अर्थक्वेक आए, ठीक है। अब 7 मैग्नीट्यूड हमने किसकी वजह से बोला, जो हमारा मेन शॉक आया उसकी वजह से। अब एक जगह 7 का आया, लेकिन जो शेकिंग हुई ना वो लास्ट टाइम के लिए हुई, ठीक है। अब मान के चलो ये शेकिंग हुई अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में तबाही मचा देता है। और एक जगह सेम 7 मैग्नीट्यूड का आया, लेकिन जो शेकिंग हुई वो हुई 30 सेकंड के लिए, मतलब अर्थ ने जो शेक किया वो 30 सेकंड के लिए किया। अब तुम बताओ किसकी, यदि तुमसे कोई पूछे कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बस यही है ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। अब इससे किसी ने पूछा टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, ये मैं बता दूंगा, आगे आने दो। बस इतना याद रखो कि तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग में जो भी मटेरियल इसमें यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे डक्टाइल। जब भी तुम्हें
कोई भी पूछे ना, कहीं से भी उठा के कितना भी घुमा के पूछे और पूछे कि मटेरियल कैसा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अर्थक्वेक डिजाइन कैसे करेंगे, सीधे से डक्टिलिटी पे कूद जाना। मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें बचाएगा अर्थक्वेक के केस में। ठीक है, जितना जितना ज्यादा वो होगा उतना ही ज्यादा। यार ये कौन है, रमन अमन राहुल, ऐसे डिस्टर्ब मत करो क्लास को, मैं बाकी मैं एंड कर दूंगा। इनमें अब किसी को कोई डाउट? ये बिल्डिंग स्टाइल अभी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बेसिकली प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे जो भी हमारे पास डेटा था उसके बेसिस पे हम सीस्मिक जोनिंग करते हैं। ठीक है, तो सीस्मिक जोनिंग में हम क्या करते हैं, जितना एरिया है ना, जैसे इंडिया का एरिया कंसीडर करो, उस एरिया को डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री और इंटेंसिटी क्या रही उन एरियाज में। ठीक है, अब उससे हमें क्या होती है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस एरिया में अर्थक्वेक का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके चांसेस क्या है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इन फ्यूचर, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो दिल्ली है वो जोन 4 में आता है, और जोन 4 जो होता है, मतलब हमारे इंडिया में जोन 5 तक है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जोन 4 होता है वो सीवियर है, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, मतलब चांसेस है कि अर्थक्वेक आएगा। तो दिल्ली के अंदर यदि हम कोई भी डिजाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें सीस्मिक फैक्टर को कंसीडर करें। ठीक है, अब वो सीस्मिक जोनिंग की हेल्प से हमें पता चला, नहीं हम क्या करेंगे, हर बार जैसे हमें दिल्ली के लिए करना है या किसी भी प्लेस के लिए करना है तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी उससे पहले। तो वो जो प्रीवियस स्टडी है ना वो ऑलरेडी हमें दे दी गई है कि भाई साहब यहाँ ये जोन 2 में आता है, ये जोन 3 में आता है, तो अर्थक्वेक का इतना ध्यान रखना है या उतना ध्यान रखना कि इतने मैग्नीट्यूड तक यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है या ये। तो वो चीज हमें पहले ही दी हुई है। ठीक है, अब वो होती किस बेस पे कि उस जगह की सीस्मिक हिस्ट्री क्या है। इट मीन्स द डिटेल स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैव रिकॉर्डेड दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है, और टेक्टोनिक फीचर्स, प्लेट्स वगैरह का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, अब जोन मैपिंग का यूज जो मैंने तुम्हें बता दिया इसी के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना और कुछ हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब जब भी हम अर्थ, चलो वो आगे बताऊंगा। सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया के सेस्मिक जोन इनिशियली क्या होता था, मेरे हिसाब से भुज का जो अर्थक्वेक आया था ना उससे आने से पहले है, हमारे जो जोन्स थे ना वो 5 में डिवाइड थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बेसिकली रिवाइज होते रहते हैं। तो उसके बाद क्या हो किया हमने, जो फर्स्ट वाला था ना वो सेकंड में मर्ज कर दिया। तो अब जो हमारी जो जोनिंग है वो है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये याद रखना, फर्स्ट नहीं है। 1950s तक होता था, सॉरी 70s तक, उसके बाद फर्स्ट को सेकंड में मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये जोन दे देते हैं, मतलब जैसे जैसे ये जोन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब अर्थक्वेक के अगेंस्ट फियर एक तरीके से बढ़ता जाता है। अब अब आते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग पे। अभी तक हमने अर्थक्वेक पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को भी कैसा भी?
मर्ज क्या हो, मर्ज क्या? उन दोनों को मर्ज करने का मतलब, मुझे जहाँ तक रीजन लगता है ना, मतलब इतनी डीप स्टडी तो मैंने भी नहीं की इनके मर्ज का रीजन क्या है। ऐसा हो सकता है कि जो जोन 1 था ना, जो जोन 1 के जो मैग्नीट्यूड होंगे, उस मैग्नीट्यूड का अर्थ को आने के चांसेस कम है, मतलब आता ही नहीं होगा या तो, ठीक है, और उस रीजन में आता भी होगा तो वो उस जोन में स्पेसिफाई होता होगा। वो डिपेंड है पार्थ किस एरिया में आ रहा है। जैसे दिखा देता हूँ शायद, ये है, ये बुक देखना, इसमें शायद अच्छे से विजुअल ना हो, ये है सेस्मिक जोनिंग। ये जो लाइट है वो जोन 1 में, जोन 2 में, ये पहले का ही है, ठीक है। जोन 1 जोन 2 मर्ज कर दिए हैं, तो इस तरीके से है। मैं कह रहा गैंग डेंजरस होता है जोन 5। जैसे भुज में आया था, भुज वाला जोन में है ना, ये इधर ही है भुज। ये वाला रीजन अरुणाचल प्रदेश वाला, ये जोन 5 में, पेनिनसुलर रीजन भी शायद उसी में आता है, ठीक है। ये जो रीजन है ये, अपने एरिया का थोड़ा बहुत याद रखना, जैसे दिल्ली वगैरह जोन 4 में आता है। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, मतलब जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वहाँ का तो एटलीस्ट पूछ लेते हैं। यदि अर्थक्वेक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उस रीजन का पूछ लेगा कि ये रीजन किस जोन में आता है, अर्थक्वेक के किस जोन में आता है। तो हाँ, शायद 26 जनवरी को आया था कार्तिक, 26 जनवरी को एग्जैक्टली उस दिन शायद फ्लैग होस्टिंग वगैरह हो रही थी उसी टाइम, काफी डेथ्स हुई थी उसमें। पढ़े हैं आगे या कोई डाउट है? समझ आ रहा है? पहले ये बताओ। अब देखो, देखो बेसिकली मेरे सब्जेक्ट में डिजाइनिंग तो है नहीं। ये जो पहला कंसेप्ट है ना लाइटनेस, यदि मैं डिजाइनिंग बताता तुम्हें कि कैसे कैसे इसके लिए डिजाइन, इसके लिए बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, वो तुम्हारी कोड बुक में दे रखे होते हैं, उन्हीं से पूरा डिजाइन हो जाता है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। अब वो ही तो, इस चीज को मैं मतलब ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की। सबसे पहले लाइटनेस, लाइटनेस क्या होता है? द अर्थक्वेक फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि जो अर्थक्वेक के कारण जो फोर्स जनरेट होती है ना, जैसे अर्थक्वेक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, उसमें जो मास ऑफ द स्ट्रक्चर है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो अर्थक्वेक के जो फॉर्मूलेज वगैरह जो निकाले हैं ना, मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब एम्पेरिकल होते हैं। एम्पेरिकल मैंने तुम्हें समझाया, स्टडी के बेसिस पे डिजाइन होते हैं, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा से स्टडी करते हैं, उनके बेस पर जो डेटा आता है उससे। अब जब हैवियर स्ट्रक्चर होता है ना, लार्ज इनर्शियल फोर्स होता है, जिसके कारण उस स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जो बिल्डिंग है उसको लाइट इन वेट रखें। एक चीज लाइट इन वेट से तुम समझ सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना, किसी भी चीज को लिंक करोगे तो किससे लिंक करोगे? डक्टिलिटी से। तो मेरे हिसाब से मतलब स्ट्रक्चर लाइट होगा तो उसकी डक्टाइल नेचर थोड़ी इम्प्रूव होती है, ठीक है। आया ये समझ या नहीं आया? इसको एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे।